ये जो समझ पा रहा हूं, आप फिर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि इस समय एक कोजी क्लब टाइप की सिस्टम है जिसमें चूज कर लिया और बना दिया, उसके बाद हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्योंकि हम तो खुद मुख्तियार हैं, हम उनसे कौन सवाल पूछेगा कोलिजियम सिस्टम से। ये सिस्टम चल रहा है क्या? सर्टेनली यही सिस्टम चल रहा है, और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इस न्याय मंदिर के मठाधीश बन बैठे हैं, उसमें बहुत से एस्पेक्ट हैं। मैं कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरीके से नकार नहीं रहा, मैं एनजेएसी के सिस्टम को भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता, परंतु हाँ, निश्चित रूप से एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम के बीच में कुछ पारदर्शिता लाने के लिए कुछ चीजों का लाना जरूरी है, और सेट स्टैंडर्ड उसमें फॉर्म करना जरूरी है। और एक बात, जैसे कल भी मैंने एक अपनी डिबेट में कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 50 साल बीतने के बावजूद भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को शुरू नहीं किया जा सका है। अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को शुरू कर दें तो हमारे पास अच्छा स्टाफ आएगा, ऑल इंडिया कंपटीशन से अच्छा स्टाफ हमारे पास। जस्टिस मित्तल, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा, ये एज ए लेमैन मेरे दिमाग में हमेशा था कि इंडियन जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं होती, जब यूपीएससी आईएएस बना सकती है तो जजेस क्यों नहीं बनाती। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बाद में लाना चाहता हूं, पहले थोड़ा इसको और समझ लें। हमारे साथ जस्टिस सुनील गौड़ साहब भी हैं। जस्टिस गौड़, ये जो बात निकल के आ रही है कि एक बहुत ही ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, हालांकि 2 जजेस हमारे मानते कि नहीं वो सिस्टम में है ट्रांसपेरेंसी, अब ये आप लोगों के बीच की चर्चा है, लेकिन ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं या चर्चा में आते हैं, हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, जिसमें ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये नियुक्ति के प्रोसेस को नहीं समझ में आता कि कैसे चुना गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम हो या कुछ हो, वो चूंकि बहुत सीनियर लोग होते हैं तो उसमें, लेकिन एक तरीका तो होना चाहिए ना कि कौन उसका बन सकता है, कैसे बनेगा। जी जस्टिस गौड़ सर। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, ट्रांसपेरेंसी की कमी है और जवाबदेही नहीं है, और इस सिस्टम को हमें रिव्यू करना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। जैसे यूपीएससी है और आईएएस सर्विसेज वगैरह है, इसी तरह की कोई इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो अपॉइंटमेंट्स, और फिर जैसे इम्पीचमेंट का है पार्लियामेंट में, वैसे अब प्रेजेंट सिस्टम में तो इम्पीचमेंट हो ही नहीं पाती जजेस की। अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं और कोई ऐसा होता है गलत आदमी कोई आ जाता है तो उसको हटाने का प्रक्रिया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए मेरा मानना है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए और हमें इस पर सोचना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन किया, उसमें जो क्लॉज है कि भी 2 एमिनेंट पर्सनस को प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, सीजेआई चुनेंगे, उसमें कोई फेरबदल की जा सकती है, मगर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना इसलिए है, मेरे हिसाब से कोलिजियम सिस्टम ठीक इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और इन वैकेंसीज को भरा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जुडिशल वर्क इतना सफ़र करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सरकार को कहा था कि आप रिटायर्ड जजेस की सर्विसेज लीजिए और एडहॉक इनसे काम लीजिए, ताकि जो पेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पेंडेंसी है, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे पास मैन पावर है और कोलिजियम सिस्टम में हमने देखा है कि जो रियल टैलेंट है वो इतना सामने नहीं आ रहा। अब काफ़ी जगह हमने देखा है बड़े मीडियोकर लोग पीपल आ रहे हैं जो जजेस सेलेक्ट हो रहे हैं, रियल टैलेंट नहीं। इसलिए हमें इस पे रीथिंक करना पड़ेगा सीरियसली। तो जस्टिस गौड़, सरकार को और जी जस्टिस गौड़, ये जो करीब 30-32% की वैकेंसीज हाई कोर्ट में खाली पूरे देश में, तो क्या ये इसलिए, अच्छा इनमें करना तो कॉलेजियम सिस्टम को, तो फिर करते क्यों नहीं करते? नहीं, शर्म की बात है ना, ये तो है, ऐसी बात तो है नहीं कि जुडिशरी ने सारे नाम रिकमेंड कर दिए और सरकार के पास पड़े हुए हैं। ऐसी बात हो तो चलो अलग बात है, फिर तो सरकार की जवाबदेही आ जाती है। क्योंकि ये रिकमेंडेशंस क्यों नहीं हो रही टाइम पे? 6 महीने पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आपको पता है कब एक जज रिटायर हो रहे हैं, आप 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर दीजिए, और जैसे ही जज रिटायर होता है तो उसके 1 महीने के अंदर, एक आध महीने के अंदर जज को, नए जज को टेक ओवर कर लेना चाहिए, ताकि काम तो ना सफ़र करे। खास तौर पे क्रिमिनल अपील्स हैं, लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनकी अपीलों के फैसले नहीं हो रहे, वो सज़ा पूरी कर जाते हैं और फिर भी अपील के फैसले नहीं होते, तो बड़ी शर्म की बात है ना। जी जस्टिस अंसारी, एक सवाल आपसे और सीरियसली सोचना पड़ेगा। बहुत गंभीर सर, बहुत ही गंभीर मसला आप लोगों ने रखा है सामने। अंसारी साहब, अभी देखिए 2 हमारे माननीय जजेस इससे सहमत नहीं है कि कोलिजियम सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है,
तो उस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। एक सवाल मैं इसमें और जोड़ देता हूं, एनजेएससी को लेकर के जो बहुत विरोध था, अभी वो कैसे आएगा नहीं आएगा, मैं उसको एक एज ए प्रपोजल में उसको समझने की कोशिश करूंगी। जो उसमें 2 एमिनेंट लोगों को भर्ती करने की बात की गई, जिस पे बहुत ज़्यादा आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो कमेटी उन 2 लोगों को तय करेगी उसमें तो खुद सीजीआई साहब होंगे। तो क्या ये संभावना, ये आशंका रहेगी कि वो कोई ऐसे लोग भी एंटर हो सकते हैं जिनको बहुत नॉलेज ना हो? जी, मैं अंसारी साहब से मैंने पूछा सर, आ रहा हूं सर, मैं आपके गौर साहब आता हूं आपके पास। जी जी जी, ये खदशा तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और सुनील गौर साहब ने जो वैकेंसी की बात कही वो है, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हर हाई कोर्ट में, मैं नहीं बोल रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की बात दूसरी है, लेकिन हर हाई कोर्ट में जितने वैकेंसीज है उतने सूटेबल पर्सनस हैं फ्रॉम द बार, ये बड़ा मुश्किल है बोलना, बहुत मुश्किल है। जज का मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप ऑनेस्टली सिलेक्ट करना चाहें तो। इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ही। अंसारी साहब, आप बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है जी, और टैलेंट इसलिए नहीं क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो है कि फ्रेश सिस्टम में फ्रेश टैलेंट बाहर से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना रखा है जो बहुत ही वॉल टाइप की बना रखी, एकदम आयरन वॉल, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, तब तो इसको बदलने की जरूरत है। फिर बदलने की जरूरत तो है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, उन्होंने भी बोला कि दिस इज द बेस्ट बट दिस इज नॉट दी, मतलब जो है क्या नाम उसका, अब तक जो है उसके भी जो हमारे पास सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे थे उसमें यही बेस्ट है। अब उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो किया जा सकता है, जो करना भी चाहिए जी। मुझे लगता है कि प्रोन टू डिफेक्ट है। जी बोलिए। जस्टिस अंसारी जी ने बहुत ही बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखी है कि जो 30-32% जगह खाली है 350 जजेस की हाई कोर्ट्स में, देश भर के सभी हाई कोर्ट्स में, वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत हमारे पास विद इन सिस्टम टैलेंट नहीं है। ये सोचने की बात है, जो लोग तय करते हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है उसके अंदर फ्रेश टैलेंट है ही नहीं जिसको हम जज बना सके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस अंसारी कह रहे हैं, तब ये अपने आप में उस कॉलेजियम सिस्टम पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जस्टिस वर्मा, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप जरा, क्वेश्चन क्या है आपका? सर, एक सवाल निकल के आया जस्टिस। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है? मैं रिकनेक्ट कराता हूं। विराग सर, आपके पास ये सवाल, पहले तो आप ये डिटेलिंग वाले सवाल पे मैं दोबारा आऊंगा, पहले तो एक मूल सवाल कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच में भी एक झगड़ा चल रहा, रस्साकसी चल रही है, ये क्या है? नीरज जी, देश के 4 बहुत ही लर्नेड जजेस बैठे हुए हैं और सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से अपने तरीके से बात बोली। जस्टिस वर्मा, जस्टिस अंसारी ने ट्रांसपेरेंसी की कमी बोली और जस्टिस गौड़ और जस्टिस मित्तल ने तमाम सारी कमियों की बात की। लेकिन जहां से जस्टिस अंसारी ने बात खत्म की थी, मैं वहां से शुरू करके फिर एनजेसी पे आऊंगा। मेरे यहाँ पर बहुत सारे एनएलएस, नेशनल लॉ स्कूल और एनएलयूज के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं और 90-95% बच्चे लिटिगेशन में नहीं आने चाहते हैं और वो टैलेंट पूल है। हिंदुस्तान में जैसे आईआईटी और आईआईएम होते हैं उसी तरह से एनएलयू बनाए गए हैं और वो बच्चे लिटिगेशन में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि लिटिगेशन में मेरिट बेस्ड लिटिगेशन नहीं है, एक फेस बेस्ड लिटिगेशन है। ये पूरी जो कॉलेजियम सिस्टम की समस्या की जड़ है कि लोगों को कानून की योग्यता के आधार पर न्याय नहीं बल्कि चेहरे के आधार पर न्याय मिलता है। ये यहां से समस्या की शुरुआत है। दूसरे नंबर पर जो हमारे कानून मंत्री इस समय, जो एनजेईसी कानून रद्द किया गया था 2015 में रद्द किया गया था और 7 साल बाद अचानक उनको इस पूरे सिस्टम की कमियां नजर आई हैं, ये सियासत है, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। तीसरी बात, सरकार को किसी भी हालात में जजों की नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 50 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें बड़ी क्लियर कट तरीके से लिखा गया है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग होंगे और यह एक कारण था एनजेईसी कानून को रद्द करने का। चौथी बात कि संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है समान न्याय का
और अनुच्छेद 14 में प्रावधान है समानता का। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में, जिसकी तरफ जस्टिस गौड़ ने और जस्टिस मित्तल ने ध्यान बताया है, कि जुडिशियल सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, अपॉइंटमेंट में मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और योग्यता को कहीं ना कहीं से योग्यता की बजाय नेटवर्किंग को महत्व दिया जा रहा है, जिससे पूरी समस्या है। एनजेईसी कानून को रद्द करने का प्रमुख कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, इसलिए कानून मंत्री को अधिकार नहीं होना चाहिए या कानून मंत्री की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या विराट सर, जजों को अपने ही लोगों को क्या अपॉइंटमेंट करने का अधिकार मिलना चाहिए? इसके लिए सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री के सामने हमने डिस्क्लोजर एफिडेविट का फॉर्मेट दिया था, और डिस्क्लोजर एफिडेविट के फॉर्मेट में बोला गया था कि लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत, जिस अभी एक जज साहब ने नहीं विराट सर